हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लैट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के। आज हम के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट है, गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उसमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परिवर्तित गुप्त और गोंड प्रमुख थे। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। तो क्या हुआ, गुप्त वंश का जब पतन हुआ तो नए नए राजवंशों का उद्भव चाहे उदय हुआ। तो उनमें मैत्रक थे, मौखरी थे, पुष्यभूति थे, परिवर्तित गुप्त थे और गोंड थे। अगला पॉइंट है, पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन था? पुष्यभूति था। इनकी राजधानी थानेश्वर थी, जो वर्तमान में हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान में थानेसर नामक स्थान है। तो अगला पॉइंट है फिर, प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था। तो प्रभाकर वर्धन के नाम से ही इसे वर्धन वंश भी कहा जाता है, क्योंकि यह स्वतंत्रता का जन्मदाता था। इसी कारण से इसे वर्धन वंश भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक और महाराजा अधिराज जैसे सम्मानजनक उपाधियां धारण की। अगला पॉइंट है, प्रभाकर वर्धन की पत्नी अशोमती से 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। तो प्रभाकर वर्धन की पत्नी कौन थी? तो अशोमती थी। उससे 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री का उत्पन्न हुई या चाहे जन्म लिए। अगला पॉइंट है, राजश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। तो राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ? कन्नौज के मोखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तो हुआ क्या कि मालवा के जो शासक था देवगुप्त ने, उसने क्या किया, कन्नौज पर आक्रमण किया और ग्रहवर्मा की हत्या की, और जो राजश्री थी, जो प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी, उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। अगला पॉइंट है, राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। तो यहाँ पर बदले की कार्रवाई चालू हो जाती है। तो राजवर्धन ने क्या किया? देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गोंडा नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। तो यहाँ पर होता है, राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के जो मित्र था गोंडा नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। अगला पॉइंट है, नोट में, शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष, जो बोध गया में पीपल का वृक्ष है, बोधि वृक्ष उसे कहते हैं, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, पीपल वृक्ष के नीचे, उस वृक्ष को क्या किया? कटवा दिया शशांक ने। अगला पॉइंट है, राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। तो क्या हुआ कि राजवर्धन की जब मृत्यु हो गई तो उसका जो छोटा भाई था उसने 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। अगला पॉइंट है, हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। तो हर्षवर्धन को क्या कहा जाता है? शिलादित्य। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। तो इसने एक उपाधि धारण की, उसका नाम क्या है? परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण
की। हर्षवर्धन ने। अगला पॉइंट है हर्ष ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। तो हर्षवर्धन ने फिर क्या किया, शशांक जो नरेश है, गोंडा नरेश शशांक, उसे पराजित किया और फिर कन्नौज पर अधिकार कर लिया और कन्नौज को ही अपनी राजधानी बनाया। अगला पॉइंट है हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। तो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई। अगला पॉइंट है चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में ही भारत आया। तो चीनी यात्री जो ह्वेनसांग है वह हर्षवर्धन के ही शासन काल में भारत आया। अगला पॉइंट है नोट, ह्वेनसांग को आत्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान में शाक्य मुनि कहा जाता है। तो ह्वेनसांग को क्या कहा जाता है, आत्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, चाहे वर्तमान में इसे शाक्य मुनि भी कहा जाता है। यह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। तो ह्वेनसांग यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था और बौद्ध ग्रंथ को संग्रह करके वह चीन ले जाने के लिए आया था। अगला पॉइंट है हर्षवर्धन। यहाँ हर्ष मतलब हर्षवर्धन चाहे हर्ष दोनों एक ही हैं। तो हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे। तो हर्षवर्धन ने क्या किया, अपने दूत 641 ईस्वी में चीन भेजे तथा 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत हर्षवर्धन के दरबार में आए। अगला पॉइंट है हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। अगला पॉइंट है हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। तो हर्षवर्धन के जो पूर्वज थे वह भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी कुल देवता शिव का परम भक्त था, लेकिन बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला पॉइंट है चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। तो क्या हुआ, चीनी यात्री ह्वेनसांग के प्रभाव में आया, उससे मिला और बौद्ध धर्म की महायान शाखा है उसे राजश्रय मतलब उसे राजधर्म बनाया। राजश्रय मतलब अपने राज्य के क्षेत्र में उसे विस्तार किया बौद्ध धर्म को और वह पूर्णतः बौद्ध बन गया। अगला पॉइंट है हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। तो हर्षवर्धन के समय में नालंदा जो महाविहार है वह महायान शाखा में बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। अगला पॉइंट है हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग स्वयं 6ठे समारोह में सम्मिलित हुआ। तो हर्षवर्धन हसे प्रयाग में प्रति 5 वर्ष में एक आयोजन किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग स्वयं 6ठवें समारोह में सम्मिलित हुआ था। अगला पॉइंट है बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि था। तो बाणभट्ट से हर्षवर्धन के दरबारी कवि था। उन्होंने हर्ष चरित्र एवं कदम्बरी की रचना की। तो बाणभट्ट से हर्षवर्धन के दरबार में दरबारी कवि था। उसने बाणभट्ट ने 2 पुस्तक लिखी। उनमें पहला है हर्षचरित जिसमें हर्षवर्धन के
बारे में बताया गया और दूसरा है कादम्बरी की रचना की। अगला पॉइंट है सेकेंड लास्ट पॉइंट आज का, प्रियदर्शिका, रतनवाली और नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये 3 नाटक लिखे दिए। तो हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, रतनवाली और नागानंद नामक 3 संस्कृत नाट्य ग्रंथ हर्षवर्धन ने खुद लिखा था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि धावक नामक एक कवि था, उसने हर्षवर्धन से पुरस्कार या धन लेकर उसके नाम से, मतलब हर्षवर्धन के नाम से ये 3 पुस्तक लिखे थे। अगला पॉइंट है, हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक ही। तो आज का क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। हम नए क्लास में फिर नई ऊर्जा, नए लक्ष्य और नए उमंग के साथ फिर मिलेंगे। अगले क्लास में हम पुष्यभूति वंश के प्रशासन के बारे में हम पढ़ेंगे।